फिक्र में अभी वक्त है 2 मिनट में देश और विदेश की 9 बड़ी खबरें देखने का, जिससे कि आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। लोकसभा से इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 पास हुआ। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारा देश धर्मशाला नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार घुसपैठियों को बढ़ावा देती है। बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन भी नहीं दे रही। देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अलग अशांति फैलाने के लिए आते हैं तो सख्ती से निपटेंगे। भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जानकारी रखी जाएगी। हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी को गेजेटेड हॉलिडे की लिस्ट से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में बदल दिया है। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने लेटर जारी किया है। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का हवाला दिया है। पूर्व सीएम हुड्डा ने इसे गलत करार दिया है। सीएम सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि इसे सदन में विपक्ष मुद्दा ना बनाए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण मालदा में मस्जिद के बाहर पटाखे जलाने को लेकर विवाद हो गया है, जिसके विरोध में एक गुट ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। घरों और दुकानों के साथ पुलिस गाड़ियों पर भी हमला किया गया है। हिंसा के बाद इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। उधर हमले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। ओडिशा विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के निलंबन के खिलाफ आज भुवनेश्वर में प्रदर्शन हुआ। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कुर्सियां फेंकी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। कल बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट विधानसभा में मुस्तफाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव लेकर आएंगे। चुनाव के दौरान मोहन बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार करने का वादा किया था। जम्मू के कठुआ में सेना और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। 3 की तलाश की जा रही है। डीएसपी धीरज सिंह समेत 5 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हो गए हैं। 24 मार्च को हीरानगर सेक्टर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। लॉरेंस गैंग से लगातार मिल रही धमकियों पर सलमान खान ने चुप्पी तोड़ी है। फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा कि भगवान अल्लाह ने जितनी उम्र लिखी होगी उतनी जरूर जिएंगे। कभी कभी इतनी सिक्योरिटी को साथ लेकर चलने से दिक्कत हो जाती है। सलमान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। 11 जवान हर समय साथ रहते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हथियारबंद विद्रोहियों ने बस सवार 6 यात्रियों की हत्या कर दी है। 5 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई है। एक ने अस्पताल में जाते समय दम तोड़ दिया। यात्रियों से भरी बस कलमत इलाके से कराची जा रही थी। बलूच विद्रोहियों ने ग्वादर जिले में हमला किया। वहीं क्वेटा में भी बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने स्वीकार किया पीएम मोदी के भारत आने का निमंत्रण। जल्द आएंगे भारत। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने कहा कि पुतिन की भारत यात्रा के लिए तैयारियां चल रही हैं। 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह पहला भारत दौरा होगा। आज फिक्र में बात ईद से पहले नमाज को लेकर जारी टकराव की। मेरठ में पुलिस ने कल ईद की नमाज सड़क और छत पर न करने का ऑर्डर जारी किया था, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी और तानाशाही की याद दिलाई जा रही है। यह काम किया है केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें कुछ लोग सड़क पर नमाज पढ़ते दिख रहे हैं और उस पर मेरठ पुलिस का आदेश लिखा है। इस तस्वीर के साथ जयंत चौधरी ने लिखा है, ऑरवेलियन 1984 की ओर पुलिसिंग। और अब इसी शब्द पर राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन पहले आपको यह जानना चाहिए कि आखिर जयंत चौधरी की इस लाइन में कैसे तानाशाही वाले तीर हैं और ये ऑरवेलियन 1984 है क्या? आज जब हमने इस पर रिसर्च की तो हमें लेखक जॉर्ज ऑरवेल के एक उपन्यास का नाम मिला और इसका नाम है 1984। लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने यह उपन्यास वर्ष 1949 में लिखा था और तभी उन्होंने 1984 वाले एक ऑरवेलियन स्टेट की कल्पना की थी। ऑरवेलियन स्टेट का मतलब होता है तानाशाही से प्रेरित सरकार या व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो लोगों की निगरानी करती है, सच को दबाती है और एक ऐसा राज्य जहां नागरिकों की आजादी को कुचला जाता है। जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 में पुलिसिंग व्यवस्था का जिक्र भी किया गया है। उन्होंने थॉट पुलिस शब्द का जिक्र किया था, जिसमें वो पुलिस दिखाई गई है जो लोगों के धार्मिक और व्यक्तिगत अधिकारों को नियंत्रित करती है। इसीलिए शायद जयंत चौधरी ने एक ऐसी पुलिसिंग की या व्यवस्था की ओर इशारा किया जैसी जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 में बताई गई।
जॉर्ज ऑरवेल का जन्म तत्कालीन बंगाल प्रांत के मोतिहारी में हुआ, जो अब बिहार में। उन्होंने वर्ष 1950 में 49 में ही 1984 के ओशनिया नाम के एक काल्पनिक राज्य की कहानी लिखी थी। जॉर्ज ऑरवेल ने उसी ओशनिया को उपन्यास में ऑरवेलियन स्टेट बताया। उस उपन्यास की एक बहुत मशहूर लाइन है और वो ये है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। इस उपन्यास में जॉर्ज ऑरवेल ने एक सर्वशक्तिमान तानाशाह नेता का जिक्र किया है। ये एक नेता है ऐसा जो ओशनिया के नागरिकों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। और अब मेरठ पुलिस के नमाज वाले आदेश पर ऑरवेलियन स्टेट 1984 का जिक्र करके जयंत चौधरी ने सियासी चिंगारियां भड़का दी। इस पर आप पहले एक न्यूज रील देखें। सड़क नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी तो नहीं होगी, और ये देश में कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। जयंत जी विरोध क्यों कर रहे हैं? अब वो तो जाने हमारे मंत्री हैं, उनका अपना विचार होगा, लेकिन मैं जो कहता हूँ ये मेरा विचार है। ये इस तरह की ये लोग जो सोसाइटी है, जो हमारे समाज में है, उसमें एक भ्रमित करने की कोशिश जहाँ हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करने की भी कोशिश हो रही है। और जहाँ हमने देखा कि ईद के अवसर पे जहाँ गवर्नमेंट ने खाने के पैकेज बंटवाए, तो वो क्यों बंटवाए? तो अपनी मंशा को साफ करें कि वो क्या चाहते हैं आखिरकार। जयंत जी ने किस विषय को लेके कहा, क्यों कहा, ये तो वो बेटर बता पाएंगे, लेकिन रास्ते जाम नहीं हो। जो स्थान तय है नमाज के लिए उस पर पढ़ा जाए, ऐसा होना चाहिए। किसी के साथ में दुर्घटना ना हो। और कोई भी अगर पूजा पाठ करते हैं, देखिए हमारे धर्म में भी अगर कोई पूजा पाठ करते हैं तो उचित स्थान पर करते हैं, कोई रास्ता तो जाम नहीं कर रहे हैं, किसी को असुविधा तो नहीं हो रही है। कि हमारे देश के अंदर धार्मिक आज़ादी है, स्वतंत्रता है, कोई भी अपनी आस्था के अनुसार काम कर सकता है। लेकिन इस तरह से दबाव बनाना एक धर्म के ऊपर, एक मदद के ऊपर, ये ठीक नहीं। एनडीए की तरफ से ही आवाज उठ रही है। जयंत चौधरी ने सवाल खड़ा किया। देखो, जयंत चौधरी जी कहा है, बड़ा हिम्मत दिखाया। जनता को परेशानी, एम्बुलेंस जाने में कोई दिक्कत होती है तो उस हिसाब से बहुत सही निर्णय। मुस्लिम भाई भी इसको मानेंगे कि किसी को परेशान ना करते हुए, और ये सभी धर्मों पे लागू होता है कि कोई भी इस तरह से व्यवस्थाओं को बिगाड़े ना। आपने दोनों लोगों को सुना और देखा वो क्या कह रहे थे। जिसने जैसा चश्मा लगाया है उसको ये खबर वैसी दिखाई दे रही है। अब फिक्र में खबरों के स्टीयरिंग को संभल की ओर घुमाते हैं, जहां पहले भी होली और रमजान को लेकर राजनीति का काफी रंग उड़ चुका है और अब नमाज वाले फैसले पर विवाद शुरू हो गया। यहां भी पुलिस का आदेश है कि ईद की नमाज सड़क या छत पर नहीं पढ़ी जाएगी। इस फैसले से संभल के सांसद भड़के हुए हैं। हालांकि संभल के मुसलमानों की राय सुनकर उनको झटका जरूर लग सकता है। छत हमारा, किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाजा खटखटाऊंगा। भीड़ ज़्यादा नहीं होगी साहब, सब जगह नमाज होगी तो भीड़ ज़्यादा नहीं होगी। अगर एक ही जगह नमाज होगी तो हो सकता है भीड़ ज़्यादा हो जाए। उसके लिए बोलो भाई मुतवल्ली साहब प्रदर्शन करेंगे। सर हम तो इस बात से बहुत खुश हैं और हमारा पूरा इंतजाम है। हम सड़कों पे नमाज अदा नहीं करेंगे। हम भले ही मस्जिदों के अंदर दूसरा के दो दफ़ा नमाज पढ़ेंगे, 2 दफ़ा अदा कर देंगे। नहीं, वो तो मस्जिदों में ही नमाज होती है और ईद की नमाज जो है वो ईदगाह पे होती है, न छत पे होती है न रोड पे होती है। ये छतों पे नमाज नहीं हो नानों का, अगर मान लो छत पे कोई कमजोरी है, किसी की छत पे ज्यादा पब्लिक हो गई, वो गिर गई तो उसमें हादसा हो जाएगा, लोग जख्मी हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि नमाज जो है वो मस्जिद में ही होगी, सड़कों पे रोड पे नमाज नहीं होगी, न किसी छत पे होगी नमाज। सभी को सभी के त्योहार मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, लेकिन यदि कोई भी बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छतों पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत रूप से नहीं है। यह मात्र इसलिए रोका जा रहा है जिससे कि दुर्घटना घटित हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है कि भारी संख्या में छतों पर भीड़ जमा हो जाए और तत्पश्चात कोई घटना घटित हो जाए। यूपी में नमाज पर छिड़े संग्राम के बाद अब दिल्ली की बात, जहां की सियासत में इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि फलाहार पार्टी ट्रेंड कर रही है। दिल्ली की नई बीजेपी सरकार इफ्तार पार्टी के जवाब में फलाहार पार्टी की तैयारी कर रही है। ऐसा पहली बार होगा जब दिल्ली सरकार नवरात्र में फलाहार पार्टी का आयोजन करेगी।
जिसमें लोग फलों का सेवन करेंगे और अपना उपवास खोलेंगे। दरअसल ये फलाहार पार्टी बीजेपी सरकार के उस मेगा उत्सव प्लान का हिस्सा है जो हिंदू नववर्ष से शुरू हो रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इसको लेकर ऐलान किया है। उनके मुताबिक 30 मार्च से लगातार 2 हफ्ते तक दिल्ली सरकार हिंदू नववर्ष का उत्सव धूमधाम से मनाएगी। इसको लेकर दिल्ली विधानसभा में बड़ा कार्यक्रम होगा। हिंदू नववर्ष के मौके पर दिल्ली विधानसभा को उसी तरह सजाया जाएगा जैसे दीपावली पर सजाया जाता है। नवरात्र के मौके पर सरकार की तरफ से फलाहार पार्टी आयोजित होगी। वहीं दिल्ली सरकार का प्लान है कि रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर भी कई कार्यक्रम हों। अलग अलग कार्यक्रमों का यह सिलसिला 14 अप्रैल तक लगातार 15 दिन चलेगा। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन भी कई कार्यक्रम होंगे। बीजेपी के इस प्लान पर दिल्ली में सियासी बयानों की तलवारें खिंच गई। बीजेपी इसे सनातन त्योहारों का उत्सव बता रही है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को नौटंकीबाज बता रही है। इफ्तार वर्सेस फलाहार वाली पॉलिटिक्स पर किस तरह बयानों के चौके छक्के लगाए जा रहे हैं, इस पर एक रील देखिए। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि उत्सव मनाया जाएगा और ये जो शुरुआत है वो मार्च के आखिर से लेकर अप्रैल तक होगी। इस बीच आपको बता दें कि रामनवमी होगी, नवरात्रे होंगे और साथ ही साथ में हनुमान जयंती होगी। तो ऐसे में जो है उस कार्यक्रम को मनाया जाएगा दिल्ली विधानसभा के अंदर और कहा गया कि दिवाली की तरह सजाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे कि पहले की जो सरकारें थी वो इफ्तार पार्टी करती, तो उसके बनाम जो है फलाहार पार्टी का आयोजन किया जाएगा। 4-5 कार्यक्रम हैं जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष के कार्यक्रम से शुरू होंगे। विधानसभा में एक बड़ा उत्सव सरकार मनाने जा रही है और उसके बाद नवरात्रि के कार्यक्रम और जिसमें फलाहार जिसके बारे में आपने बोला है वो भी है और उसके साथ साथ रामनवमी का एक भव्य कार्यक्रम, हनुमान जयंती का एक भव्य कार्यक्रम और अंबेडकर जयंती के दिन पूरे राज्य में लगभग सरकार के सभी विभाग अंबेडकर जयंती को बहुत भव्य तरीके से मनाएंगे। ये ड्रामा और नौटंकी भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। ये एक नौटंकी बाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम भाइयों के साथ इफ्तार पार्टी कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वो हज कमेटी के कार्यक्रम में इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं और भाजपाई मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। ये अच्छी वो है फलाहार पार्टी है, मेरे को लग रहा अच्छा विषय। इफ्तार पार्टी के बनाम हाँ फलाहार पार्टी जी। इस सरकार ने भी इफ्तार पार्टी की थी हज कमेटी में। मुझे लगता है कि हर समाज के हर संस्कृति का सम्मान होना चाहिए। और फिक्र में अब आपको अवैध अप्रवासियों को रोकने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के तेवर दिखाते हैं। आज लोकसभा में अप्रवासन और विदेशी नागरिकों के भारत में आने से संबंधित प्रावधान वाला विधेयक 2025 पास हो गया। इस नए बिल में कानून को कड़ा किया गया है। नियम के खिलाफ जाने की स्थिति में 7 साल कैद और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस विधेयक का मकसद भारत के इमिग्रेशन नियमों को मॉडर्न और मजबूत बनाना है। इस बिल के जरिए भारत में आने और जाने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों की अनिवार्यता तय की जाएगी। विदेशी लोगों के वीजा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को नए सिरे से तय किया जाएगा। केंद्र सरकार को विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों में यह बिल और ज्यादा शक्तियां देगा। इस बिल पर संसद में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने आते हैं उनका स्वागत है, लेकिन भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी जब चाहे यहां आकर रह सकेगा। और अशांति फैलाई तो अब कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। सुनिए उनका यह बयान। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी है।
ये एक ऐसा बिल और सोच है जो पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया अभी इस समस्या से जूझ रही है और भारत पहले कदम उठा रहा है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इसी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सवालों की फायरिंग की। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ के लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है और ममता सरकार ने वोट बैंक की खातिर बंगाल की सीमा से सटे 450 किलोमीटर की जमीन पर फेंसिंग नहीं होने दी। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे, फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर सियासत तेज है। विपक्ष ने क्या कहा, जरूर देखते हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत तो विधेयक पारित हुआ। विदेशियों के आगमन को नियंत्रित करना, घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ कानून में जो नागरिक अधिकार हैं और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और उससे जुड़ी हुई दंडपालिका है, उसमें एक नियंत्रण और एक संयम बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते तो हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन हम ना सदन में आलोचना की कोई वातावरण देखते हैं, ना जब बाहर से लोग, हमारे भारतीय लोग आना चाहते हैं, ना तब भी आलोचना के प्रति ये सरकार जो सक्षम है सुनने के लिए, उस प्रकार की सक्षमता हम देख नहीं पाते। फिक्र में बात केंद्र सरकार के उस गेम चेंजर फैसले की जो देश के लाखों कैब ड्राइवर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। केंद्र सरकार अब प्राइवेट कैब कंपनियों की तरह ही सरकारी कैब सर्विस शुरू करने जा रही है। यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से किया है। देश में कैब सर्विस इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनियों का एक छत्र राज है। कई बार पैसेंजर्स प्राइवेट कैब कंपनियों के रवैये और मनमाने बर्ताव से परेशान रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कैब ड्राइवर्स की भी अपनी अपनी शिकायतें रहती हैं। आमतौर पर कैब ड्राइवर्स से कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें सही भुगतान नहीं होता है, कंपनियां उनसे ज्यादा कमीशन लेती हैं, उनकी शिफ्ट टाइमिंग पीड़ादायक होती है, बैक टू बैक ट्रिप के बीच आराम का समय नहीं मिलता है। लेकिन कैब ड्राइवर्स की इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सरकारी टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने नई कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस सहकार टैक्सी शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बाइक, कैब और ऑटो सर्विस उपलब्ध कराना है। इसका लाभ उद्योगपतियों को नहीं बल्कि सीधे वाहन चालक को मिलेगा। वाहन चालकों से इस सर्विस के लिए अलग से कमीशन नहीं लिया जाएगा। सहकारी टैक्सी देश भर में टैक्सी, ऑटो, बाइक का रजिस्ट्रेशन करेगी। ड्राइवर्स को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन भी मिलेगी। इस कैब सर्विस का किराया कम होगा और कोई छुपे हुए हिडन चार्जेस भी नहीं होंगे। ये नई सरकारी टैक्सी सर्विस प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। ये न केवल ड्राइवरों के लिए फायदेमंद होगी बल्कि आम यात्रियों के लिए भी काफी सस्ती होगी। सरकार इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चलाने की योजना बना रही है। पहले आप सुनिए कि आखिर इस टैक्सी सर्विस का ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, फिर हम देश में टैक्सी कारोबार पर फिक्र की फाइल के पन्ने पलटेंगे। सहकार से समृद्धि ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे। और मान्यवर, आने वाले दिनों के अंदर
कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं। सोचिए जरा, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा तो बहुत बड़ा लोड जो है प्राइवेट कार्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो कम होगा, और ये देश के लिए हर लेवल पर बहुत फायदेमंद होगा। वैसे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में यात्री साथी नाम से एक ऐसी ही सर्विस पहले से चल रही है, जो पहले सिर्फ कोलकाता में थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार सिलीगुड़ी, आसनसोल और दुर्गापुर जैसे शहरों में भी हो गया। वर्ष 2022 में सरकारी ऑनलाइन टैक्सी सेवा केरल सवारी शुरू करने वाला केरल देश का पहला राज्य था। हालांकि कम इस्तेमाल की वजह से इसे बंद कर दिया गया। कर्नाटक में भी नम्मा यात्री नाम से इस तरह की एक कैब सर्विस चल रही है, और अब केंद्र सरकार एक बेहतर मॉडल के साथ देश में सरकारी टैक्सी सर्विस शुरू कर रही है, जो लाखों ड्राइवर्स को एक बेहतर जिंदगी दे सकती है। इसे केंद्र सरकार का गेम चेंजर फैसला क्यों माना जा रहा है, इसे समझने की जरूरत है। मोडोर इंटेलिजेंस के अनुसार भारत में कैब सर्विस इंडस्ट्री का कारोबार 23.40 बिलियन डॉलर यानी 2 लाख करोड़ रुपए का, और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत में कैब सर्विस इंडस्ट्री का कारोबार बढ़कर करीब 44.18 बिलियन डॉलर यानी कि 3,77,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। केंद्र सरकार की नई टैक्सी सर्विस में बिना किसी कमीशन के डायरेक्ट ड्राइवर्स को भुगतान का वादा किया गया है। ऐसे में कैब ड्राइवर्स और आम लोगों का क्या कहना है, इस पर फिक्र की ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय अब सहकारी टैक्सी योजना लाने जा रहा है, और इसके तहत जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनको सीधा फायदा होगा। यानी वो लोग जो कमाई करते थे और अपनी कमाई का एक हिस्सा ओला उबर जैसी कंपनीज को देते थे, अब उसकी बजाय ये पूरा पैसा इन्हीं ड्राइवरों को होगा और मुनाफा इनका बढ़ेगा। इससे सर तो बड़ा फायदा होने वाला है मेरे लोगों को। मेरे को जितना 30-35% वो कंपनी को देना पड़ता था, उससे मेरे लोगों की जेब खाली होती थी। अब तो मेरे ही जेब में वो सीधा आएगा ना। सरकार जो कदम उठा रही है बहुत अच्छा कदम उठा रही है सर, उससे मेरे टैक्सी वाले को फायदा होगा सर। बहुत बढ़िया से मेहनत भी करेंगे और बढ़िया से चलेंगे, वो अपना ही मुनाफा आएगा, उससे अपने को भी कुछ फायदा होगा। और इसमें तो चलते हैं, अभी भी देखिए ये बज रहे हैं 14 किलोमीटर के 143 रुपये दे रहे हैं जी। हाँ जी बहुत बढ़िया है, ये तो उनको फ़ायदा ही है, टैक्सी वालों को सबको फ़ायदा है कि अब ये उनका कमीशन तो नहीं जाएगा। जो पहले कमीशन दे के आप आगे बढ़ते थे, अब वो कम से कम उनको डायरेक्ट मिला करेगा। हर चीज़ का फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा, अब हमारे को भी शायद कम मिलेगा, इसमें फ़ायदा तो होगा जी। ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छा कदम है ये कदम अमित शाह जी ने उठाया, बहुत बढ़िया कमाया। वाले पब्लिक को भी उसमें पैसा मिलेगा और जो मेहनत करते हैं उनको भी उस पैसा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। हमारे लिए प्राउड की बात है कि अगर ये ऐसा कुछ निकाल रही है गवर्नमेंट, तो जिसका एक आम जनता को भी बड़ा फायदा हो। और फिक्र में अब नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समाचार है, इसीलिए तो कहते हैं फिक्र आपकी। और शुभ समाचार यह है कि अब आप अपने पीएफ का पैसा सीधे एटीएम और यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे। इसके लिए अब ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। आप इसकी प्रक्रिया भी जान लीजिए। यूपीआई से पीएफ निकालने के लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा, जिसके बाद पीएफ का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। अगर आप एटीएम से पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड की तरह ही एक ईपीएफओ कार्ड मिलेगा। इस कार्ड के जरिए आप एटीएम से 1 लाख रुपए तक पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। यूपीआई से पीएफ निकालने की लिमिट भी 1 लाख रुपए ही होगी। अब आपको पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो आप यूपीआई या एटीएम से चेक कर पाएंगे। इस साल मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। फिक्र में अब वो खबर जिसकी चर्चा इन दिनों हर कोई दबी जुबान में कर ही रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर पर कथित जले हुए नोटों के बंडल का सच क्या है? आपने फिल्मों या अपने घरों में अक्सर सुना होगा कि अरे वो तो जज हैं, कानून उनका क्या ही कुछ बिगाड़ लेगा। यानी एक आम धारणा यह है कि जो जज है वो आपराधिक गतिविधियों के बावजूद कानून की गिरफ्त से बचा रहेगा, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो क्या जस्टिस वर्मा के केस में भी ऐसा ही होगा या फिर यहां कहानी कुछ और है? दरअसल जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास के स्टोर रूम में कथित तौर पर जले हुए नोटों का जो
वीडियो सामने आया है वो खुद दिल्ली पुलिस आयुक्त ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से साझा किया, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। सवाल उठता है कि कानून इस पर क्या कहता है। कानून कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बिना हायर जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। एफआईआर दर्ज करने के लिए सरकार को पहले इस मुद्दे पर सीजेआई से परामर्श करना जरूरी होता है। इसके अलावा ऐसे मुकदमे के लिए राष्ट्रपति की भी मंजूरी आवश्यक होती है, लेकिन राष्ट्रपति अनुमति केवल सीजेआई की सलाह पर दे सकते हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट से जारी किसी भी दस्तावेज से यह संकेत नहीं मिलते हैं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कोई परामर्श मांगा गया है या नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या पहले कभी हायर जुडिशरी के किसी न्यायाधीश के खिलाफ केस दर्ज हुआ है? तो इसका जवाब है हाँ। सबसे ताज़ा मामला 2019 का है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहते हुए जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज के पक्ष में आदेश पारित करने के लिए रिश्वत ली थी। उस वक्त सीजेआई रंजन गोगोई ने सीबीआई को केस दर्ज करने की मंजूरी दी थी। ये इतिहास में पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति दी थी। इससे पहले 1991 का एक मामला हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के वीरास्वामी का है। उनके खिलाफ सीबीआई में शिकायत दी गई थी और फिर करप्शन एक्ट के तहत रिटायरमेंट के 1.5 महीने बाद उनके खिलाफ केस भी फाइल हुआ था। जस्टिस वीरास्वामी ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि 1947 के भ्रष्टाचार अधिनियम के प्रावधान हाईकोर्ट के जज पर लागू नहीं होते। इस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति की अनुमति से जज पर केस दर्ज किया जा सकता है। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि हायर जुडिशरी के किसी भी जज के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए सीजेआई की मंजूरी अनिवार्य होगी। तो क्या जस्टिस वर्मा के केस में भी कुछ ऐसा ही होगा? बहरहाल आज सीजेआई संजीव खन्ना ने कई बार काउंसिल और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बार निकायों के प्रतिनिधियों ने जस्टिस वर्मा के आवास पर सबूतों से कथित छेड़छाड़ का मुद्दा भी सीजेआई के सामने उठाया। मेरे हिसाब से तो सीजेआई को या चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली की ज़रूरत नहीं थी, पुलिस को खुद ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, क्योंकि कोई इम्यूनिटी है ही नहीं। ये तो नालायकी पुलिस की भी है, उसको सील करना चाहिए था, एविडेंस को वो करने की इजाज़त नहीं देनी थी।